Okay, no problem. Darren, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट्स का मैं तो कल Recording in कल progress. के रिकॉर्ड के मुताबिक कि जो टेस्ट हुआ था उसमें टॉपर ठहरा था जी 92 पे। लेकिन जैसे ही यहाँ लेक्चर एंड करने के बाद मैं घर पहुंचा तो एक का मैसेज आया हुआ था जी कि 94 और आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया 98। तो हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड फ्रॉम माय साइड। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आई थिंक ये बता रही थी नूरीन के नाम से है। और कल भी जो 92 पे थी शी वाज आल्सो अ फीमेल कैंडिडेट। और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस कैंडिडेट कि इनका नाम क्या है, बट all of these three students definitely they will be on Zoom class. I congratulate you और इंशाल्लाह इसी तरह जब रिजल्ट आ रहा हो तो हम देख के आपको congratulate कर रहे होंगे। वेल डन जी। एक्चुअल रिजल्ट आ रहा हो एफपीएससी की तरफ से, एफपीएससी की वेबसाइट पे पब्लिश हो रहा हो, तो उस वक्त जो है ना आपको, अगर आप इसी तरह आप हार्डवर्क को कंटिन्यू रखेंगे, आई बिलीव कि इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव यू द रिवॉर्ड इन द शेप ऑफ योर सक्सेस। कि जो आपने एफर्ट की, उन एफर्ट की वजह से अल्लाह ताला ने आपको रिवार्ड से नवाजा। अच्छा, एनी कोई आ रही है, कोई ऑल इज ओके, लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी आज नहीं था कि मैं 21 जो डिडक्शन नॉट अलाउड है सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो कि बिजनेस इनकम के हेड के अंदर जाके पढ़ा जाता है, उसको कल पूरा हमने 9:15 पे क्लास हमारी क्लोज हो रही थी, 8:45 पे हम 30 मिनट्स एक्स्ट्रा करें सो डैट कि हम 21 को कंप्लीट करें और अगले दिन जब शुरू करें तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ सकें, ना कि हम पीछे जाएं। तो लेकिन स्टूडेंट की क्वेरीज हैं तो उनको सेटल करके ही हम आगे जा सकते हैं। तो उनकी जो क्वेरीज हैं वो है सेक्शन 21C, 21G और 21Q। तो सी के बारे में कोई रिकॉल कर सकते हैं कि किसके बारे में था जी? ये क्या विद होल्डिंग के बारे में था? तो इसमें शायद वो कैंडिडेट का उस वक्त, क्योंकि उसने इतने मुश्किल मुश्किल समझ लिए, तो ये आई बिलीव दिस सेक्शन इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस। देखो, विद होल्डिंग एजेंट, विद होल्डिंग एजेंट वो होता है, विद होल्डिंग एजेंट विद होल्डिंग जो है ना, इसको जो सेक्शन डील करते हैं वो सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 156 तक ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील करते हैं, जिसमें लाइक यहाँ पे 148 में कस्टम अथॉरिटी, 149 में जिस किसी ने भी मुलाजम रखा हो, अगर मुलाजम के ऊपर उसकी सालाना तनख्वाह के ऊपर टैक्स बनता है तो जिसने मुलाजमत पे रखा हुआ है जब वो सैलरी देगा तो टैक्स की अमाउंट उसमें से निकाल के फिर सैलरी देगा। ये टैक्स की अमाउंट जो अपने पास रख लेगा और रखने के बाद जो बकाया सैलरी देगा, इसी को तो विदहोल्डिंग कहा जाता है। फिर क्या होता है कि कस्टम वाले के बाहर से किसी ने चीज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके सी पोर्ट पे पहुंच गई, सी पोर्ट पे पहुंची तो उन्होंने कहा अपनी ड्यूटीज जमा करवाएं, और ड्यूटी जमा करवाते हुए उन्होंने कहा जनाब आप इतनी बड़ी गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तो साथ में कुछ एडवांस में इनकम टैक्स भी जमा करवा दें। तो वहां पे क्या बन गए, कस्टम वाले विद होल्डिंग एजेंट बन गए। उन्होंने उससे विद होल्ड किया, पकड़ा,
ठीक है, कलेक्शन की, ठीक है, कलेक्ट करके उन्होंने एफबीआर पे जमा करवा दिया। इसी तरह डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड कौन देता है? एक कंपनी देती है। किसको देती है? एक शेयर होल्डर को देती है। सेक्शन 150 में जाके मुझे ये पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान कि विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है और विद होल्डिंग को कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं, हमें कुछ बता दें। ये मुझसे जब मैं इंटरव्यू की चेयर के ऊपर बैठा हुआ था उस वक्त ये क्वेश्चन आया था। अब देखें, सिलेबस का हिस्सा नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट व्हाट ही आस्क्ड फ्रॉम मी, ही आस्क्ड अबाउट अ प्रैक्टिकल थिंग कि विद होल्डिंग क्या होती है। फिर मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मैंने जिस तरह आज आप याद कर रहे हैं मैंने उस वक्त याद किया हुआ था। मैंने फिर बताया कि सर 149 में सैलरी जब भी एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को दे रहा होता है, नहीं इट्स बैड। जब कहा है बैड यार, तो ये तो कोई बात ना होगी ना। हैव यू टेकन एनी परमिशन फ्रॉम मी? अगर तो आपने ली है देन इट इज गुड, विदाउट टेकिंग द परमिशन प्लीज रिक्वेस्ट देम टू लेके उस तरफ से आ जाए। तब आपने एसीएम में किया? हाँ मेरा सेम, हाँ थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो देखो वो अब अगर मैं सिलेबस पे होता तो जो इम्प्रेशन जाना था, इम्प्रेशन यही जाना था कि इसको कुछ नहीं आता और हमने 5 कैंडिडेट बुलाए हुए हैं एक पोस्ट के लिए। लाइक उन्हें हमारी दफा 467 इंस्पेक्टर चाहिए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग लिए तकरीबन 4 के हिसाब से डॉक्यूमेंट या 5 के हिसाब से कि जो 5 आ गए 5 में से एक रख लेंगे। डॉक्यूमेंट के हिसाब से कुछ जो है निकल गए तो 4.5 बच गए। तो वो एवरेज के हिसाब से कह रहा हूँ कि 9 में से 2 रखने हैं, 2 आउट ऑफ 9। यार इनके पास क्या ड्रामा है। अच्छा तो 2 आउट ऑफ 9 जो रखने हैं तो 2 वही रखे जाएंगे ना जो बेहतर है और जो इन चीजों को आंसर लॉजिकली कर देंगे। अगर लॉजिकली नहीं करेंगे तो वो तो कहेंगे ठीक है यार 7 जो है ना उनको कर लो, जो उनको आउट करो। और ये अगर मैं ये कहता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये होता, मैंने ये बताया था लास्ट में कि अगर इररिलेवेंट पूछता है आपको नहीं आता आप कॉन्फिडेंट रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही टेक्स्ट के बारे में आगे पूछता है तो वो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आता फिर भी परेशान नहीं होना, अगले के लिए तैयार हो जाना। तो ये वो विद होल्डिंग है जिसको मैं बता रहा हूँ। 150 में डिविडेंड देने जा रहे हैं तो डिविडेंड देते हुए कानून ने कहा है कि अगर 100 रुपया दोगे इसमें से 15 आप रख लोगे, ये रख के अपने पास ही तो अपनी रख लेगी, नहीं एफबीआर को जमा करवाएगी, ये विद होल्डिंग है। तो यहाँ पे सेक्शन 21C में कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि आपने जो खर्चा किया उस खर्चे का आपने डिडक्शन क्लेम करनी है, आपने वो माइनस करवाना है। आपने यहाँ पे मुलाजिम को सैलरी दी, डेफिनेटली सैलरी आप क्लेम करोगे तो आपकी कमाई में कमी आएगी, ठीक है। जब आपने सैलरी दी तो सैलरी देते हुए आपको 21C कहता है कि कोई भी आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आप विद होल्ड करो। तो अगर आप नहीं करोगे तो वो यहाँ से उड़ा देगा, कहेगा खत्म, नहीं मिला। तो 21C इसी के बारे में था। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे एक चीज होती है कि आप कुछ गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, कुछ गुड्स खरीदते हो, सही। जो ये गुड्स खरीदते हो ना, जो आपका मटेरियल वगैरह होता है, इस पे मैं आपको 100% डिसअलाउ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने विद होल्डिंग नहीं भी की ना तो मैं 20% जो आपने टोटल खर्चा किया होगा उसका 20% मैं आपको डिसअलाउ कर दूंगा। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे आपने 1 लाख रुपया आपने कहा कि मैंने कास्ट ऑफ सेल होती है, मेरी चीजें बेचने की वजह से ये कास्ट आ गई है, तो वो सारे का सारा खत्म नहीं करवाएगा, वो कहेगा इसका 20% मैं खत्म करवा देता हूँ, डिसअलाउ कर देता हूँ। डिसअलाउ 20% डिसअलाउ किया, 20,000 डिसअलाउ हो गया, तो 1 लाख माइनस 20,000 जो डिसअलाउ हुआ तो बाकी कितना बच गया? 80,000 आप कहता है वो क्लेम कर लो और बाकी जो है वो फिनिश 20,000 किया। हाँ
सब कह रहे हैं सबको कर दिया है। चलो कर हो गया जी, एडमिट सारे हो गए। तो हमें अब लेक्चर भी शुरू किया, नहीं तो बेसिकली पुराने स्टूडेंट के क्वेरीज हैं उनको हम देख रहे हैं। अच्छा हाँ नहीं नहीं रिन्यू कर, सही है, यस कर, सही। अच्छा 67 ज्वाइन करवाते जाओ, लेकिन वो नहीं मानते, हम क्या करें। अच्छा तो ये 21C हो गया जी हमारा, दोबारा से हो गया। अब 21G के बारे में आ जाते हैं जनाब। यहाँ पे ट्रैफिक वाले बैठे हैं, वो किसी के ऊपर फाइन लगाते हैं, फाइन लगाते हैं जी। फाइन होता है, पेनल्टी लगती है कि आपने जो स्टेट के लॉज हैं, स्टेट के कवानीन हैं, उनकी पाबंदी नहीं की, आपने वायलेशन की है, इस वजह से हम आपको फाइन लगा रहे हैं। आप फाइन लगवाते जाओ और यहाँ पे आके डिडक्शन क्लेम करते जाओ। क्या ऐसा होगा? नहीं। वो 21G जो स्टूडेंट पूछ रहा था बेटा, वो यही है। He is trying to communicate us कि अगर आप पे कोई पेनल्टी लगती है, कोई फाइन लगता है, तो उसकी डिडक्शन हम आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि वो आपने कानून को तोड़ा हुआ है। और आप कानून को तोड़ के पैसे आप खर्चे बढ़ा रहे हो, तो ऐसे खर्चे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। फिर एक ने ये 21Q का पूछा, तो 21Q कल भी डिस्कस हुआ। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बताया था और बड़ा क्लियर करके हमने उसके ऊपर 10 से 15 मिनट लगाए थे, और आई बिलीव कि वो वाला जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब से देखें उसे अगर आपको। लेकिन यहाँ पे हम इसकी कर देते हैं कि 21Q कहता क्या है। अगर तो आप एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इसकी डेफिनेशन भी डेफिनेशंस के अंदर मौजूद है। आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और आप सेल कर रहे हैं, और आप सेल ऐसे बंदों को कर रहे हैं जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और फिर हो क्या रहा है कि आप उसको 100 मिलियन से ज्यादा की सेल कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वो कहता है जी कि मैं आपको डिसअलाउ करने जा रहा हूँ। हाँ 10% नहीं, 10 सा कितना था? 10%। तो वो कह रहा है कि जनाब मैं आपको 10% जो है वो डिसअलाउ करने जा रहा हूँ, लेकिन इसकी एक डेट लिख लो कि कब से वो करने जा रहा है। या इससे बाद। तो आपके लिए सिर्फ इतना समझ लें तो यही काफी है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फिर ये लास्ट टाइम है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक ऐसा सेटअप होता है जो कर क्या रहा है? जो कर रहा है नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ इस तरह की कर रहा है कि जो चीज बनाता है जब वो रॉ मटेरियल थी और जब बन गई तो उसका टोटली इस्तेमाल तब्दील हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या मिसाल दें कि गंदम है, गंदम का इस्तेमाल क्या है? रोटी बनाते हैं हम उससे, और उसको अगर दलिया बना दिया जाए तो उसका इस्तेमाल क्या रोटी के तौर पे हो सकता है? उसका बंदा बीमार जो होते हैं वो दलिया फिर खाते हैं इस तरह, या किसी को शौक भी है, तो उसने टोटली उसकी शेप तब्दील कर दी। तो ये हम कहेंगे कि ये एक चीज ये होगी। दूसरा वो कहता है अगर कोई शिप बिल्डिंग वगैरह में इन्वॉल्व है तो उसको भी आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कह दो। या वो कहता है कि अगर आप बिजली बना रहे हैं वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आ गई। या उसने फिर टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनियों को भी कह दिया। कौन सी टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर? जी, जैज मोबाइल वगैरह, ठीक है। और फिर वो कहता है कि आप ये काम करने के लिए अगर आप बिजली की मदद से काम कर रहे हैं तो 10 बंदे
या इससे ज़्यादा आपके पास होने चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये काम कर रहे हैं तो 20 या इससे ज़्यादा बंदे होने चाहिए, या इससे ज़्यादा। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि अभी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप लोग? घर से एफबीआर में क्या हो गया आजकल? बस कल भी काम का भी आया था, कुछ वाजरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आनी थी। शबाज शेख, हमजा शबाज, सलमान शबाज। आजकल वो मैं आप लोगों के पास भी है इनकी? जी जी, हमारे ये पास आपके पास कहाँ से ये आ हमें गई? तो डील कर रहे हैं इसको। आजकल जो मेरे पास जुडिक्शन है, ये तो फॉरेन एसेट्स में हो गए सारे। ये सब जितने भी नैब में और एफआईए में इनके ये मुकदमा चल रहे हैं ना, केसेस चल रहे एईओआई हैं। में रिकॉर्ड होगा इनका। और- ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर फाइनल सारी उधर होगी। नहीं, इधर तुम्हारे पास एक्सेस करती हैं आरटीओ 2 में, और ये सारी की सारी ट्रांसफर होगी। नहीं हमारे पास नहीं है, कहीं ट्रांसफर नहीं है। कलसूम नवाज साहब की, मरियम कलसूम नवाज नवाज साहब की की, और हसन हुसैन की। नवाज शरीफ की अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही ट्रांसफर की है। तो वो करो ना ट्रांसफर जहाँ मैं कह रहा वो हूँ। हमने सीटीओ में ट्रांसफर की थी। ये था एईओआई, हाँ, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ ये इंफॉर्मेशन। नया वो बनाया ना जोन, अब तो मैं मुझे साल, डेढ़ साल हो गया। 1.5 साल हो गया, उससे 1.5 साल पहले बना था। जब बना था ये बिल्कुल हमने- नहीं, नया ही है ना बाकी की निस्बत। तो जब हम लोग थे तो ये बना था। ये जितने भी हसन हुसैन होने से ये वो कुछ गए हैं लेकिन कुछ भी सारा इधर ट्रांसफर हो बस गया। वाशिफ का पूरा खानदान हमारे पास ही है। नवाज शरीफ भी अब ट्रांसफर किया, उसे जांच लगी है, हम तो आपको पता था। हाँ चलो, अच्छा जी, तो बात आगे लेके चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज यार हम ट्राई करते हैं, देखो सेक्शन इनको कवर करने की। सेक्शन 22 को पकड़ते हैं। सेक्शन 22 डील करता है डेप्रिसिएशन के साथ। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को पढ़ने से पहले कानूनी तौर पे आपको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि ये क्या होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती किसकी है? ये जी एसेट्स की होती है। कौन से एसेट्स की होती है? ऐसे एसेट जिनको छुआ जा सके। जिन एसेट को छुआ जा सकता है वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। जिनको आप हाथ लगा सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनकी डेप्रिसिएशन हो सकती है। अभी ये पता तो चल गया कि इनकी हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है। डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन ये है कि कोई एसेट है, ये वाला टेंजिबल, वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी कदर में, उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू में, उसकी कदर में कमी आने के अमल को आप डेप्रिसिएशन कहते हैं, सीएशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किसकी होगी? हाँ हाँ, वहां पे ये कहता है कि सेक्शन 22 में कहता है डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएबल एसेट जो होगा उसकी डेप्रिसिएशन होगी। अभी डेप्रिसिएबल एसेट कौन सा होगा? मसलन आपका प्लांट एंड मशीनरी। असल में फैक्ट्रियों में जो प्लांट लगे होते हैं उसके लिए अक्सर वर्ड यूज हो जाता है प्लांट एंड मशीनरी। इसकी डेप्रिसिएशन होगी। आपकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होगी। आपकी आपकी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन होगी। हाँ, आपकी डेफिनेटली कार, जिसको आप मूवेबल प्रॉपर्टी कह देते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कह देते हैं। एक होता है अनडेवलप्ड, डेवलप्ड या अनडेवलप्ड लैंड। अच्छा, ये 4-5 चीजें होगी। वो कहते हैं इनमें से मुझे बताओ कि किसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी। आप कहोगे इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी। प्लांट एंड मशीनरी की हो रही है, बिल्डिंग की हो रही है, फर्नीचर की हो रही है।
कार मूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है, ऐसी लैंड जो कि डेवलप नहीं है, जो कि बंजर पड़ी हुई है या जो कि खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। इसकी जो है डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं होगी। इस अगर डेप्रिसिएशन होनी है तो उसके लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। वो अब चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो जो भी डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उसकी उम्र, उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। जिसकी भी आप डेप्रिसिएशन लेना चाह रहे हो, जिसकी लेना चाह रहे हो मतलब कि जिसकी डेप्रिसिएशन आपको अपने एक्सपेंस में क्लेम करना चाह रहे हैं। नंबर 2, उम्र के साथ साथ उसका बिजनेस में होल और पार्शियल यूज होना चाहिए। उस एसेट का जो कि टेंजिबल एसेट है उसका कारोबार के अंदर मुकम्मल तौर पर या पार्शियल जो है कुछ हिस्सा उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक होगी बात? अगर ये चीजें होंगी तो आप फिर क्लेम कर सकते हैं। और तीसरी बात वही कि आपको पता है कि वियर एंड टियर होनी चाहिए। अगर उम्र 1 साल से ज्यादा है, बिजनेस में उसका होल या पार्शियल इस्तेमाल है और आपको पता है कि उसके वियर एंड टियर की वजह से उसकी कदर के अंदर कमी आ जाएगी, तो फिर हम कह देंगे कि जनाब ये डेप्रिसिएबल एसेट है और इसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे आ गई कि होगी किस तरह। वो पूछेगा डेप्रिसिएशन करने के लिए बहुत से मेथड हैं। जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं वो फौरन रिकॉल कर चुके होंगे कि डेप्रिसिएशन किस किस मेथड से हो सकती है। मेथड कौन कौन सा हो सकता है? हम कहते हैं जी मेथड हो सकता है स्ट्रेट लाइन। कौन सा जी? स्ट्रेट लाइन। मेथड हो सकता है रिटर्न डाउन वैल्यू। मेथड हो सकता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। आपको ना इससे कुछ लेना देना है ना इससे कुछ लेना देना है। डेप्रिसिएशन के लिए आपको किसके साथ लेना देना है? आपको किसके साथ लेना देना है? इसके साथ। वो कहेगा कि डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता। तो आप क्या कहोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू वाला मेथड यूज होगा। बाकी मैं आपको अभी नहीं बताता। रिटर्न डाउन वैल्यू को मैं बता देता हूं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता क्या है। अच्छा, साथ में ये नोट कर लो। हाँ नहीं, मैं बता देता हूँ फिर बाद में करवा कि रिटर्न डाउन वैल्यू होती क्या है। देखो, आपने 1 लाख का प्लांट ले लिया, प्लांट आ गया, परचेज किया। इसका आपने बिजनेस में होल या पार्शियल इस्तेमाल कर लिया। हम सपोज करते हैं होल किया, ठीक है। तो प्लांट और मशीनरी के ऊपर जो कि रेट है वो 15% है डेप्रिसिएशन का। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% कितना एक्सपेंस बन रहा है? ये बन रहा है 15,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 15,000। ये तो आप समझ लो कि पहला साल है। दूसरा साल, दूसरे साल में अच्छा, अब 1 लाख माइनस 15,000, तो प्लांट की वैल्यू अब कितनी रहेगी? 85,000।
तो ये है वो रिटर्न डाउन वैल्यू। ये क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, नॉट करंट वैल्यू। अकाउंटिंग में बड़ा खजल करेंगे उससे। ये है रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा, एक होती है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, एक होती है क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। अभी ये वाली जो वैल्यू है, तो साल सपोज कर लो ये टैक्स ईयर 2021 था, तो टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न डाउन वैल्यू ये है। ये एंडिंग है, क्लोजिंग है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। जब साल 2022 शुरू हुआ तो यही जो इसकी एंडिंग थी इसकी हो जाएगी ओपनिंग। ओपनिंग क्या है? 85,000। इस साल मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन क्या होगी? 22 का। ठीक, इस साल बताओ कि डेप्रिसिएशन क्या हो? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यही रहेगा 15%। तो 15% कितना बन रहा है 85,000 का? कैलकुलेटर साथ रखा करें प्लीज। सर कितना बन रहा है ये? आप भी कर लिया करो इसके ऊपर। तकरीबन सर 72 है। हाँ, तकरीबन 72 बच जाएगा। अच्छा, तकरीबन ये हम डायरेक्ट पूरा कर लेते। कितना बना दिया था? हाँ, तो कौन कर रहा है आप लोगों में से? परसेंटेज ही कोई नहीं कैलकुलेट कर रहा। जी जूम वाले आप प्लीज बता दें हमें कि 85,000 का 15% कितना है? 12,750। अच्छा, ये तो थी साल 2022 की डेप्रिसिएशन होगी। नहीं, डेप्रिसिएशन होगी, ये डेप्रिसिएशन होगी साल 2022 की। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट क्या है? 85,000 मनफी 12,750। कितना आ रहा है जवाब जी? 85,000 में से 12,750 निकाल दें, आंसर क्या आ रहा है? 72,250। 72,250। लो जी, बात जहां तक हम जाना चाह रहे थे उसकी तरफ पहुंच गई है कि ये देखो, ये क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है और ये साल 2022 की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है। पेपर में वो पूछेगा, वो कहेगा कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो मल्टीप्लाई होता है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू से, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू से। दोनों में से किसी के साथ भी कर लो, नॉन ऑफ द अबव करेक्ट। तो आप लोग क्या जवाब दोगे? ओपनिंग के साथ। तो आपका जवाब ओपनिंग के साथ जाना चाहिए, ना कि आपका। ये सारा समझाने की लिए सिर्फ मैं ओपनिंग की तरफ आना चाह रहा था। तो डेप्रिसिएशन का रेट मल्टीप्लाई होगा ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू के साथ। अब बात अगर यहाँ तक पहुंच ही गई है तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इनके रेट भी लिख दें, क्योंकि ये चीजें तो पड़ी हुई हैं। तो रेट जो है, सबसे कम रेट कैसे करते हैं याद करने के लिए लॉजिकली? सबसे कम किसका होता है? बिल्डिंग का। कितना होता है? 10%। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कार, इनका कितना होता है? 15%। प्लांट, फर्नीचर, कार, इनका कितना होता है? 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट और इस तरह की जो मिलती जुलती चीजें हैं उनका 30%। तो 10, 15 और 30। 10, 15 और 30%। अच्छा, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, ये वाली मैंने बात की थी ना, अनडेवलप्ड, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाता है जिसका स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हुई हो, लैंड की स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हुई हो। तो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट जब आपको कहा जाएगा तो आपकी समझ में क्या आना चाहिए कि जी उस पे डेवलपमेंट होगी, उसके ऊपर आपने कोई इमारत बना ली, आपने सड़क बना ली, आपने रनवे बना लिया, आपने सबवे बना लिया। तो ये सारा ये करने का अमल जो है ये स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाएगी, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होगी वहां पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जहाँ पे नहीं होगी
वहां पे नहीं आएगी। अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, जहां पे अगर एक एसेट है वो पार्शली इस्तेमाल हो रहा है, यही एसेट कर लेते हैं कि ये 1 लाख का एसेट है, बिजनेस में ये 40% इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि डेप्रिसिएशन जो है इसकी आप कितने एक्सपेंस लोगे? एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने कहा कि हम ऐसे एसेट की हम लेंगे डेप्रिसिएशन जो कि होली या पार्शली बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो। अब मुझे बताओ कि ये मैं कह रहा हूं कि इस एसेट का 40% इस्तेमाल बिजनेस में है, बाकी बिजनेस में नहीं है, तो आप क्या करोगे कि इसकी जो डेप्रिसिएशन निकली है, जो डेप्रिसिएशन निकली है वो कितनी थी, ये वाली, इसका आप 40% दे दो, वो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम कर लो, बाकी आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं क्लेम करो। जितना इस्तेमाल है उतना प्रोरेटा कर लो, इसे प्रोरेटा ही कहते हैं ना, कि जितनी परसेंट दी गई है उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट कर लो, या इसको आप अक्सर कह लेते हैं अपॉर्शनमेंट कर लो। तो ये परसेंटेज के हिसाब से खर्च निकालना, इसे प्रोरेटा कहते हैं, इसे ही अपॉर्शनमेंट कहते हैं। कुछ बात बन रही है? डेप्रिसिएशन जो है इसमें उसे 1 नंबर लेना चाहिए, एटलीस्ट उसे 1 नंबर लेना चाहिए, और डेफिनेटली हर ग्रुप में वो लेगा। किसी से किसी मेथड के बारे में ले जाएगा, किसी से परसेंटेज के बारे में ले जाएगा, किसी से होली और पार्शली यूज के बारे में ले जाएगा, और किसी में एनी अदर वे में वो आपसे इंफॉर्मेशन खींच जाएगा 1 नंबर के लिए। ये बात होगी जी। फिर वो कहता है कि यार देखो, क्या रिटर्न डाउन वैल्यू जो मैंने मालूम की यही वो तरीका है मालूम करने का? उसने कहा नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है इनिशियल अलाउंस का, यहाँ पे पढ़ेंगे। इनिशियल अलाउंस कहता है कि अगर आपने, आपका एसेट है, इनिशियल अलाउंस हम उसके सेक्शन के अगेंस्ट पढ़ लेते हैं, यहाँ सिर्फ इतना बता देते हैं कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है इसके अलावा अगर कोई इनिशियल अलाउंस है, लेट्स सपोज कि वो 20,000 है, तो अगले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी? 15,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 35,000। शुरू में रिटर्न डाउन वैल्यू, शुरू में जो वैल्यू थी वो ये थी 1 लाख माइनस 35,000, तो फिर यहाँ पे जो अगले साल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो 65 हो जाएगी। ग्रीन वाला ना यूज करें, ठीक हो गया जी। तो हम ब्लू ही करते हैं, ठीक हो गया। तो हम जी अब नेक्स्ट ग्रीन नहीं यूज कर रहे, तो फिर ये हो जाएगी। तो इस कहने का मकसद ये है कि जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू मालूम करते हैं तो आप जो साल के दौरान डेप्रिसिएशन होती है उसको भी ले लेते हो, और साथ में जो इनिशियल अलाउंस होता है उसको भी ले लेते हो, दोनों को इकट्ठा करके कास्ट में से माइनस कर लेते हो, तो फिर आप अपने नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हो। ठीक हो गया जी। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आप जो एसेट ले लेते हो, जो परचेज कर लेते हो, क्या वो हमेशा आप अपने पास ही रखते हो? उसका एंड नहीं होता, हर चीज का एंड है। ईच एंड एवरीथिंग इज मॉर्टल, पानी होने वाली है, तो फिर ये एसेट भी एक दिन खत्म होना है। तो जब एसेट एक दिन खत्म हो जाएगा तो फिर या नफा होगा या नुकसान होगा उसको बेच के, सही? तो वो नफा और नुकसान कैसे मालूम करते हैं? नफा और नुकसान कैसे मालूम करते हैं? लाइक अब मैं इसको खत्म करने लगा हूं, यहाँ पे हम नफा और नुकसान कर रहे हैं। सपोज करो कि ये 65,000 थी वैल्यू टैक्स ईयर 2022 के अंदर। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू प्लीज बोलें, 65,000। ये क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर ये वैल्यू रिटर्न डाउन वाला, अगर ये आपका एसेट, आप कहते हैं यार ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसको मैं साइड में कर देता हूं,
आप इसको बेच देते हो, ये बिक जाता है और बेच के पैसे आते हैं, इसको कहते हैं सेल प्रोसीड्स। ये आ जाते हैं, वो आगे आपके पास सपोज करो 55,000। यार जिसकी कदर आपकी किताबों में 65,000 थी, वो अगर 55 का बिक गया तो क्या आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? लॉस। देखो 65 वाली चीज 55 की बिक गई तो नुकसान हुआ, नुकसान कितना हुआ? 10,000। तो ये नुकसान हो रहा है, इसको वो कहता है यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लो। क्या कर लो? डिडक्शन क्लेम कर लो। अब और बात करते हैं, कहता है जी कि ये 65 वाली चीज थी, ये बिक गई 70,000 की और सेल प्रोसीड 70,000 आ गए। अब बताओ नफा हुआ या नुकसान? नफा। आपको 5,000 का नफा हो गया, ठीक है, तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ नुकसान तो हुआ नहीं। तो 5,000 का फायदा ऐड कर लो, अपना जो आपका जीपी आया है, प्रॉफिट आया हुआ है, जो कोई भी उसके अंदर इसको और जमा कर, ठीक हो गया। तो ये होगा। अच्छा, ये सारी बातें मैं कर रहा था, अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जो आपने प्लांट खरीदा हुआ है, अगर वो 1/7/2020 से पहले इस तारीख से पहले खरीदा हुआ है, फिर तो हम ऐसे ही करेंगे, सही। लेकिन अगर बाद में खरीदा तो सर वो फिर आप क्या नया काम करवाने लगे हो? वो कहते हैं अगर बाद में खरीदा है ना, तो जिस साल में खरीदा है जो भी डेप्रिसिएशन निकले करेगी उसका 50% कर लिया करना, उसका क्या कर लेना? 50% कर देना उसका। तो 15,000 का 50% करोगे तो ये 7,500 रह जाएगा। तो फिर यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है ईयर ऑफ परचेज और एक होता है ईयर ऑफ सेल। तो यहाँ पे वो ये बात कहना चाह रहा है कि जो ईयर ऑफ परचेज है ना, उस साल में आप जितनी भी पूरी डेप्रिसिएशन बनेगी वो पूरी की पूरी ना लेना, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद उसका 50% कर लेना और वो आप क्लेम कर लेना यहाँ पे डिडक्शन के तौर पे। और जिस साल बेचोगे, वो जिस साल बेच रहा था कह रहा था कोई जरूरत नहीं उस साल क्या गेन या लॉस निकाल दो। वो कहते हैं यहाँ पे ना ऐसे ना करो कि जिस साल बेचना है उस साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके उसका 50% ले लो और उतनी क्लेम करो डेप्रिसिएशन, बाकी देख लो गेन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन में मेरे ख्याल से हम ठीक ही निकलते जा रहे हैं। आगे मैं देख लूं कुछ बचा तो नहीं इसमें। अच्छा यार, फिर एक और बात है, वो कहता है एक होता है, इसको मैं कर दूं रब, ये देखो कितने बड़े बड़े सेक्शन है, 21 बड़ा सेक्शन था, 22 बजाते खुद एक बड़ा सेक्शन है। अच्छा, वो कहता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट करने वाला व्हीकल, जो चीजों को या बंदों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला हो। प्लेइंग फॉर हायर, इसका क्या मीनिंग है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्लेइंग फॉर हायर, इसका क्या मीनिंग आता है आपको जी? क्या मीनिंग आता है? किसी को समझ आती है कि क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा व्हीकल जो कि किराए पर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, प्लाइंग फॉर हायर, ठीक है। तो ऐसा व्हीकल जितने का भी लो उतनी ही उसकी अमाउंट कंसीडर कर लो डेप्रिसिएशन के लिए। लेकिन अगर एक व्हीकल है वो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, जो कि किराए पे सवारियों वगैरह को ला जा नहीं रहा, उसकी कहते हैं मैक्सिमम कास्ट जो है आप कितनी क्लेम कर सकते हो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? 25,000।
उसने एक टोपी पहना दी, कैप लगा दी। देखो आप किसी चीज को कैद करना चाहते हो तो उसके ऊपर कैप लगा देते हो ना। लाइक आप इंक पॉट है, स्याही की दवात है, उसको कहते हो नीचे ना गिरे या ऊपर, इससे ना कोई प्रेशर है, बोतल है, तो उसके ऊपर कैप लगा देते हो। तो यहाँ पे उसने कैप लगा दी कि मैक्सिमम कार आप ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो कितने की, 25 लाख। कहता ले लो ज्यादा, आप 35 की ले लो। लेकिन जब डेप्रिसिएशन मैं आपको करवाने लगूंगा ना, मैं 25 का 15% निकलवाऊंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसके ऊपर ले लो। अगर इसके ऊपर लेना है तो फिर इसका मतलब है कि आप अप्लाइंग फॉर हायर पे चले जाओ, आप गाड़ी को किराए पे चलाना शुरू कर दो, बिजनेस इनकम कमाओ उसके ऊपर से। लेकिन अगर आप नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है तो आप 25 तक मैं करता हूँ। तो क्या ये गाड़ियां फिर चलती ही रहती हैं, फिर बिकती नहीं है? बिकती नहीं है तो फिर उस वक्त मसला नहीं बन जाएगा? उस वक्त गेन और लॉस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फिर यही है कि यार कि देखो जितने की गाड़ी ली थी वो, या जितने की बेच के जितने पैसे आए, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय लेट्स सपोज कि यहाँ तक होल्ड कर दिया गया था हमें, और गाड़ी आई थी 35 लाख, और यहाँ पे आपको बेच के पैसे कितने मिले? लेट्स सपोज कि आपको 10 लाख मिला। यहाँ पे हम निकालना क्या चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं कि सेल प्रोसीड्स क्या है, सेल प्रोसीड क्या है। एक्चुअली ये है, लेकिन हम इसको प्रोरेटा करना चाह रहे हैं कि देखो ये गाड़ी तो आई थी 35 लाख की, हमें इजाजत दी गई 25 लाख की, तो जितने की इजाजत दी गई, जितने की आई थी, बेच के जितने पैसे आए वो ये है। तो इस तरह करने से ये होगा कि आपको 25 लाख के मुताबिक आपका प्रोसीड्स आ जाएंगे। तो आप जब इसका नेट ऑफ करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी वो कही जाएगी कि हमें ये नहीं मिला, बल्कि गाड़ी बेच के हमें इसके रिजल्ट में जो आया वो मिला। तो जो मिला उसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू जैसे निकालते हैं उसको माइनस करेंगे, हमारा गेन या लॉस आ जाएगा। पैसे जितने मिले उसको निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि जितने एक्चुअल मिले वो ज़रबे जितना आपने अलाउ किया और तकसीम जितने की हमने एक्चुअल ली। आप ऐसा करेंगे तो आपको जो पैसे कंसिडरेशन रिसीव्ड है वो मिल जाएगा। 714,285 मिलता है। हाँ, तो फिर ये कहा जाएगा कि 10 लाख नहीं मिला बल्कि 714,285 मिला। उस वक्त जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके साथ इसका मुकाबला करवाया जाएगा। अगर मिला ज्यादा और रिटर्न डाउन वैल्यू कम है तो गेन हो जाएगा, अगर मिला कम रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये हमने डेप्रिसिएशन की जो मोटी मोटी चीजें थी ना वो हमने कवर करने की कोशिश की और इसने हमारा काफी टाइम ले लिया। तो हम इस तरह है कि हम आगे चलते हैं इनिशियल अलाउंस की तरफ। इसमें डालें थोड़ी सी। अच्छा यार, जो इनिशियल अलाउंस है ना आपको वैसे ही समझ आ जानी चाहिए। इनिशियल शुरू वाला, ये आगाज वाला जो इनिशियली होता है अलाउंस। आपको एक उन्होंने अलाउंस दे दिया कि आपको फायदा दे दिया कि आप ये क्लेम कर लो, लेकिन इसके लिए क्या आप हर एसेट के ऊपर ये कर सकते हैं? जी, आप सिर्फ एलिजिबल नोट करें जी, वो कह सकता है कि यू कैन क्लेम इनिशियल अलाउंस ऑन डेप्रिसिएबल एसेट्स, एवरी एसेट, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स, नॉन ऑफ द अबव। तो आपने कहना है एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं अपना इनिशियल अलाउंस। अभी कहोगे कि सर ये नहीं, फिर हमें ये भी बता दो कि ये है कौन से वाले। तो आप देख लें कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी
जिसका पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हो रहा हो, वो पाकिस्तान के अंदर बनी और पहली दफा उसका इस्तेमाल हुआ प्लांट एंड मशीनरी का, तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के बाहर से आ रही है, फॉरेन से आ रही है, चाहे वो पुरानी है या वो नई है, चाहे वो पुरानी है या वो नई है, पाकिस्तान में उसका पहली दफा आ रही है, तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पे आ जाएगी। तीसरा, आपके कंप्यूटर जो भी होंगे ना, वो क्या होंगे, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होंगे। और इसके अलावा चौथी एक चीज है जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि फ्लाइंग फॉर हायर है, जो कि किराए के ऊपर चल रही है, तो ऐसी व्हीकल को भी कहा जाएगा कि ये भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। जो भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो 25% ऑफ कास्ट, 25% ऑफ कास्ट, जितने का ये आया, जितने का है वो कास्ट ही होती है ना आपकी जो खरीदने की कीमत होती है वो आपकी कास्ट होती है। तो 25% ऑफ कास्ट इन चारों का एलिजिबल का आप इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर भी। तो ये वो चार चीजें, अगर इनके अलावा कोई भी चीज होगी, इनके अलावा कोई भी होगी, वो क्या होगा, नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिशिएबल एसेट होगी। और जो भी ये एलिजिबल फॉर डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर देगी, हम उसका 25% ले लेंगे, दैट्स इट। अच्छा जी, हाँ, बस ना एक वैसे ही याद कर लिया, मैंने कास्ट कहा ना, कास्ट, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक सेक्शन है जो कि किसी भी चीज की कास्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर देयर इज अ सेक्शन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दैट इज यूज्ड to determine the cost of any asset, and that section is section 76, which is out of syllabus but has its prominent importance. 76 section 76 deals with determining the cost of any asset. सही हो गया। फिर ये देखो 25% आप कहते हो हम ले लेंगे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट का, वो जनाब कोई डेट भी होगी, कब से लोगे, कब से लोगे, आप लोगे लेटर ऑफ। देखो जब भी फायदा एफपीआर देता है वो लेट जाके देता है, जब भी आपसे टैक्स लेना चाहता है अर्लियर आके लेता है, ये बात तो हमारी पुरानी तय है ना। तो यहाँ पे देखो लेटर ऑफ किसका, जब आपने यूज किया या कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की, इन दोनों में जो बाद में होगा ना, इन दोनों में से जो बाद होगा उस वक्त आप 25% ले सकते। लाइक आपने आज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो जब कमर्शियल प्रोडक्शन होगी उस वक्त देगा जनाब अब 25% ले लो, पहले मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो बात यहाँ तक बन के हम 21 को क्लोज करते हैं और हम आगे निकलते हैं 23B की तरफ। 23B जी राव साहब हो गया। अब देखो ये डील करता है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हमें पता चल गया कि हमने जो एसेट की कदर में कमी करनी है, तो ये किस तरह दौड़ा के करवाना चाह रहा है हमसे, भगा के तेज करके। कहते हैं ना एक्सेलरेट करो इसे यार, इसको काम को एक्सपीडाइट करो, फास्ट करो इसे, तो कहते हैं डेप्रिसिएशन को फास्ट कर। ये फास्ट होगा सिर्फ उनके लिए जो कारोबार कर रहे हैं अल्टरनेट बिजली पैदा करने का।
जो ये वाला कारोबार कर रहे हैं उनके लिए आप भगा के डेप्रिसिएशन कर लो, तेज करके डेप्रिसिएशन कर लो। ठीक, इतनी तेज कर सकते हो जितने का एसेट लिया उसकी कास्ट मालूम होगी 76 सेक्शन में जाके उसका 90% दे दो पहले साल। तो ये वो कहता है भगा के कर लो। ये सिर्फ सेक्शन इसी को डील कर रहा है। किसको टच करे होगा? सिर्फ अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्शन वाले कारोबार को, उस कंपनी को। और क्या परसेंटेज है? 90 है। और कौन सा सेक्शन डील करता है एसेट डेप्रिसिएशन को? सेक्शन 23 है। ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। बात ठीक होगी ना, इसमें पेचीदगी नहीं है इतनी, लेकिन सिर्फ ये है कि याद रखने के लिए भगा के 23 है। इसके लिए बिजली पैदा करने के लिए अल्टरनेटिव। अभी आप ये ना कहना सर अल्टरनेटिव एनर्जी कौन सी होती है, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, और 90% हो गया। अब हम, यार ये तो ज्यादा ही हो गया दिखाएं नहीं, यहाँ ना हमारे पास ये है। अच्छा जी, शुक्र है बच गए। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लो जी, इंटेंजिबल्स। जो टेंजिबल अगर जिसको छुआ जा सके, इनटेंजिबल फिर मीन, देखो ना, टेंजिबल हमने कहा था डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट की होगी, तो इनटेंजिबल क्या है? जिसको छुआ ना जा सके। अब किसको नहीं छुआ जा सकता? आप सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर है, क्या आप उसको छू सकते हो? आप उसके कंप्यूटर को तो छू सकते हो, लेकिन जिस सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर है, जो जो अंदर सिस्टम है, क्या उसके अंदर जाके आप सॉफ्टवेयर को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। आप गुडविल को पकड़ सकते हो? लाइक के मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एकेडमी की गुडविल बन गई, कल हम सेल आउट करना चाहते हैं, तो इसकी तो कोई कीमत नहीं, लेकिन एक नाम की गुडविल बन गई। कोई मिठाई वाला है, वो मिठाई बेच रहा होता है, कहते हैं सियालकोट स्वीट्स, हाफर स्वीट्स, तो उनकी गुडविल बनी हुई है कि वो चाहे जाहिर चला रहा हो, वो चाहे नवाज चला रहा हो, कोई और चला रहा हो। ठीक है, तो जब वो बेचेंगे तो वो सिर्फ दुकान की कीमत नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि हमारा नाम की कीमत भी दो, फ्रेंचाइज की कीमत लो। तो फ्रेंचाइज जो है आपकी क्या है? वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट की आप जब लेते हो, अगर जब ये लेते हो तो कीमत पे करते हो, आपने एसेट की पैसे दे दिए, कास्ट इनकर होगी, तो कास्ट क्या वहां खड़ी रहेगी? उसकी डिडक्शन नहीं करनी है जी। तो उसके करने के लिए इंटेंजिबल का कल मैंने बताया था, अगर टेंजिबल की डेप्रिसिएशन है तो इंटेंजिबल की क्या होनी चाहिए? अमॉर्टाइजेशन। क्या होगी जी? अमॉर्टाइजेशन। जी, तो अमॉर्टाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी कोई मेथड होगा कि नहीं होगा? मैंने यहां लिखा था कि रिटन डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द ईयर डिजिट। तो यहाँ पे इसके लिए नोट कर लो, जो मेथड यूज होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सा मेथड यूज होगा? तरीकाकार क्या होगा? फार्मूला क्या होगा? कहते हैं कि जितने की आपकी वैल्यू है, और अगर आपको लाइफ का पता है कि इसकी इंटेंजिबल की उम्र इतनी होगी, अंदाजा लगवाते हैं ना, अंदाजा अगर आपका अच्छा है और आप अंदाजा लगाते हैं, तो जो इसकी यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर तकसीम कर दो, तो हर साल जो आ रहा है उसको उतनी डिडक्शन क्लेम कर दो। ये कहो ये इतनी अमॉर्टाइजेशन है, और ये वो स्ट्रेट लाइन मेथड है कि एक साल कैलकुलेट कर लिया, हर साल वही रहना है। स्ट्रेट लाइन हर साल तब्दील नहीं होता। रिटन डाउन वैल्यू तब्दील हो रही थी ना, पहले साल 15,000 आया था, अगले साल 12,000 कुछ आ गया था। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तो हर साल वही रहना है जो पहले साल था। ठीक है, तो ये है। अब बात ये है कि हमें यूजफुल लाइफ का पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन आने वाला है, यूजफुल लाइफ का पता नहीं चल रहा इंटेंजिबल एसेट का, तो फिर ये बताओ कि यूजफुल लाइफ कितनी लोगे? तो जहां पे पता नहीं चल रहा, इसको कहते हैं नॉट असर्टेनेबल। जहां पे नॉट असर्टेनेबल है तो फिर कहा जाएगा 25 साल। वो कहेगा जहां नॉट असर्टेनेबल है वहां पे 15, 10, 25, 30 करो टिक। तो आप किस पे टिक करोगे? ज्यादा है, कम है, कानून में है जी। ठीक है,
लो जी, ये इसमें से हमने अब देखो, जिस साल हमने हाफज वीट खरीदी उसको क्या हम कह सकते हैं ईयर ऑफ परचेज? और जिस साल अगर हम बेच देते हैं कुछ अर्से के बाद, ईयर ऑफ सेल कह सकते हैं। अब बताओ कि क्या ईयर ऑफ परचेज में अमॉर्टाइजेशन क्लेम कर सकते हो? जी, क्वेश्चन यही आना है कि ईयर ऑफ परचेज में कैन यू क्लेम द अमॉर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन द ईयर ऑफ परचेज, ट्रू और फॉल्स? आप ईयर ऑफ परचेज में कर सकते हो, आपने कहना है यस वी कैन claim the amortization in the year of purchase. Okay, then how will you calculate? आप कहोगे मैं पूरे साल का कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। साल में कितने दिन होते हैं? 365। जितने दिन मैंने उसको हुआ परचेज किया हुए, ये एक फ्रैक्शन बनाऊंगा, इसको फ्रैक्शन बनाने का बल कहते हैं ना। ये जितने दिन मैंने रखा टोटल साल पे दिनों पे डिवाइड किया, मैं बता दूंगा कि इतनी अमॉर्टाइजेशन है। सो आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बिकॉज देयर इज अजान टाइम इन लाहौर। जी बंद कर दो ना मुझे। ये भी ऑन कर ले। अच्छा, तो इंटेंजिबल हो गया था हमारा। अच्छा, इंटेंजिबल को मैं देख लूँ कोई पॉइंट है तो नहीं किया जो पेपर में आ रहा, और आप जनाब उधर बैठ के इंटेंजिबल एसेट की एग्जांपल हो गई जहाँ पे असर्टेनेबल नहीं है, वहाँ लाइफ हो गई। हाँ, एक नोट कर, इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस का कोई तल्लक नहीं है इंटेंजिबल एसेट के साथ। इंटेंजिबल एसेट पे देखो, छूने वाले एसेट पे हमने इनिशियल अलाउंस लिया था या नहीं लिया था? यहाँ पे हम नहीं लेंगे। जिन एसेट को जो कि इंटेंजिबल एसेट हैं उनका इनिशियल अलाउंस नहीं होगा। वो कह सकता है कि डेप्रिशिएबल एसेट का आप कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, दरमियान में एक डालेंगे जिसका इनिशियल अलाउंस नहीं हो सकता, तो आपने कह देना है कि जनाब इसका नहीं हो सकता। अच्छा, ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ सेल, ईयर ऑफ डिस्पोजल उसकी बात होगी। जब ईयर ऑफ डिस्पोजल होगा उस साल आपने कोई भी अमॉर्टाइजेशन नहीं लेनी। जब ईयर ऑफ डिस्पोजल होगा उस साल में आपने कोई भी अमॉर्टाइजेशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, एक और मोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, कहता है कि जिस दिन आपने पहली दफा इसको इस्तेमाल में ले लिया, दरमियान में छुट्टियां आ जाती हैं, नॉन वर्किंग डे आ जाते हैं, क्या वो डे निकाल दोगे आप अमॉर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए? कहते नहीं, कैलकुलेशन सारी की सारी होगी। कैलकुलेशन क्या होगी? सारी की सारी होगी। तो बात फिर वही आ गई, आपको क्या लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल का पता है? वही बात जो वहां पे थी कि रिटर्न डाउन वैल्यू का तो सबको पता है ना। वहां पे आप जितने का लिया था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे ना, यहाँ पे अमॉर्टाइजेशन माइनस कर दोगे, जो भी आगे निकलती जाएगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। और जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू को माइनस करो, मुकाबला करवा दोगे सेल प्रोसीड के साथ। सेल प्रोसीड को मैंने बता दिया, बेच के जो पैसे आए उसके साथ आपस में मुकाबला करवाओगे, तो जो अगर सेल प्रोसीड जीत गए तो गेन हो जाएगा,
अगर सेल प्रोसीड हार गए तो लॉस हो जाएगा। बात बन गई, हम आगे निकल जाते हैं। सर एक कैप्टनसी वाला भी है। नोट करें जी। अच्छा, आगे सेक्शन आ गया है जी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, इसका टाइटल ये है। तो हम सेक्शन 25 पे चले जाते हैं। अगर बात सुनो, प्री क्या होता है? पहले से। कमेंसमेंट क्या होता है? शुरू करने से पहले से। कोई कारोबार स्टार्ट करने से पहले से आप जो खर्चे करते हो उसको कहता है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। तो कहता है कि जो कारोबार शुरू करने से पहले आपने खर्चे किए, क्या उसकी डिडक्शन आपको दे दूं? उसने कहा उसकी मैं डिडक्शन ऐसे नहीं दूंगा कि जैसे आपने पहले साल सेल की सारे के सारे कह दो कि ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, मैं सारे यहाँ लिख दूं। नो, कहता है कि उसको अमॉर्टाइज करो। क्या करो और किस रेट पे करो? रेट लिख लो जी, 20%। ठीक। और एक और चीज वो कहता है कि करोगे किसे, किसको कहोगे कि ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। आप देखो कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो लगाते हैं ना, फैक्ट्री लगाने वाले, वो कुछ फिजिबिलिटीज तैयार करवाते हैं। कहते हैं फलाना फिजिबिलिटी स्टडी करता है, फिजिबिलिटीज बनाता है। तो फिजिबिलिटी करवाने पे जो खर्चा आएगा, क्योंकि आपने भी काम शुरू नहीं किया, अभी आपने काम शुरू नहीं किया, तो ये जो खर्चा आएगा ये आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में चला जाएगा। फिर आपने एक जहाज बनाने वाली कंपनी है, क्या वो जो पहला ही जहाज बनाती है उस पर पैसेंजर चढ़ा के वो कहती है चलो जी अमेरिका से चले जाओ पाकिस्तान? पहले वो बनाती है प्रोटोटाइप बनाती है ना। एक्चुअल से पहले जो बन रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप बनाने पे जो खर्चा आया वो भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं शर्टें वगैरह की, कुछ भी धागा बनाने की, जो कुछ भी करते हो, तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले कोई ट्रायल रन करते हो। तो ट्रायल प्रोडक्शन जो करोगे, ये तीनों अगर होंगी तो कहा जाता है कि ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। और जब प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होंगे तो वो अमॉर्टाइज होंगे। अमॉर्टाइज किस रेट पे होंगे? वो 20%। और यहाँ पे फिर वो 20% का मतलब है हर साल 20, तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे भी यूज किया जाता है। अच्छा जी, ये सेक्शन छोटे छोटे हैं इसलिए हम इसमें से जल्दी से गुजरते जा रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि है कोई। अब आ गया सेक्शन 26। ये किसको डील कर रहा है? ये कहता है साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, एक तो ये है कि आप जो कारोबार कर रहा है बंदा वो खुद रिसर्च करे। रिसर्च किस पे ऊपर करे? ऐसी रिसर्च करे, डेफिनेशन में वो कहता है कि ऐसी रिसर्च करे जिससे इंसानों का इल्म बढ़ जाए, नॉलेज बढ़ जाए साइंस के बारे में या नेचर के बारे में। ऐसी रिसर्च को वो साइंटिफिक रिसर्च किया जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जाके कहते हैं अगर आप कोई ऐसा खर्च करते हैं और अमेरिका में जाके कर लेते हैं तो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहकर करोगे, पाकिस्तान के अंदर रहकर करोगे साइंटिफिक एक्सपेंडिचर ये वाला, तो फिर आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। अगर पाकिस्तान से बाहर जाके करते हो तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे वी आर सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू द डिडक्शन अगेंस्ट साइंटिफिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, कहते हैं यार सिर्फ ये खुद करोगे तो फिर ही मानोगे या कोई और कोई तरीका है कि वहां से? पाकिस्तान के अंदर भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या नहीं है? PCSI, क्या नाम है उसका? PCSI,
PCSIR कलमा चौक, फिरोजपुर रोड से कलमा चौक की तरफ जाए तो किस पुल के करीब आता है जी ये वाला? नहर वाले पुल के साथ। तो नहर वाले पुल के साथ PCSIR लाहौर के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान के अंदर वो आता है। अगर कंपनी का मालिक, अगर कंपनी वाले ऐसा अदारा जो कि अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड फ्रॉम बोर्ड, बोर्ड से अप्रूव्ड है, उसमें कंट्रीब्यूशन कर देते हैं कि यहाँ रिसर्च कर दी जाए तो डिडक्शन मिल जाएगी, तो डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इनको PCSIR वालों को पैसे दिए और इन्होंने लगा दिए बिल्डिंग बनाने पे, यार आप तो रिसर्च के लिए पैसे दे रहे हो, उन्होंने प्लांट और मशीनरी खरीद ली, वो उठे और उठ के वो मिनरल्स होते हैं जमीन के अंदर, होते हैं ना मिनरल्स जमीन के अंदर, वो एक्सप्लोर करते हैं, उसकी लोकेशन ढूंढना शुरू कर दी। तो कहते हैं अगर ऐसे कामों पे जाकर उन्होंने पैसा लगा दिया ना, आपकी दी हुई कंट्रीब्यूशन जो हमने आपको यहाँ पे दी है ना, हम डिसअलाउ कर देंगे। आप रिसर्च पे करवाओ, आप साइंस का इल्म बढ़ाओ, आप नेचर पे स्टडी करवाओ, ना कि आप उन्हें कहो कि वो बिल्डिंगें बना लें, वो प्लांट और मशीनरियाँ खरीद लें, या वो नेचुरल डिपॉजिट्स जो जमीन के अंदर उनकी लोकेशन ढूंढना शुरू कर दें और उसमें से निकालना शुरू कर दें आयल वगैरह। तो ये मैं नहीं मानता, ये साइंटिफिक रिसर्च में मैं शामिल नहीं करूंगा। आपका कंट्रीब्यूशन दिया होगा फेल, डिडक्शन नॉट अलाउड। चलो आगे बढ़ते हैं जी, ये सेक्शन इज ओवर। मैं देख लूं कुछ चीज ऐसा पॉइंट रहा तो नहीं, कहते पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। ये भी इंटेंजिबल आएगा सर्टिफिकेट। यार ये इंटेंजिबल कैसे, ये इंटेंजिबल और टेंजिबल वाला तो काम साइड पे हो गया। ये वैसे देखो कि वो तो डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन हो रही थी, एक्सपेंडिचर हो रहा है, डायरेक्टली खर्चा आप कर रहे हो। वहां पे देखो खर्चे दो तरह के होते हैं, एक खर्चा होता है, एक तुसी ना पढ़ाते पढ़ाते कहीं और ले जाते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार कहते हैं एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो एक्सपेंस बन जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट बन जाता है। अब ये क्या क्यों बनता है? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप करते हो ना, एक बात होती है फायदे की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो इसका फायदा एक साल से कम मुद्दत में आ रहा होता है। आपने स्टेशनरी खरीदी, उसका फायदा साल के अंदर आया, आपने यहाँ पे लिख दिया। आपने रेंट दिया, एक महीने के अंदर रेंट यूटिलिटी की आपने इस्तेमाल, आपने यहाँ लिख दिया। बिजली इस्तेमाल की, एक्सपेंडिचर किया, फायदा एक दो महीने के अंदर था, वो यहाँ पे लिख दिया। आपने प्लांट खरीद लिया, उसका फायदा एक महीने का है, उसका फायदा 2-4 साल का है। तो जब फायदा जो है वो साल से ज्यादा हो जाए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कह दिया जाता है। तो बात फायदे की है, ठीक है। अब ये वाला आप जब आप किसी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो फायदे कहाँ पे जा रहे हैं? इससे ऊपर ही होगा तो फिर जाके अमॉर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन होगी ना। तो यहाँ पे खर्चे की नेचर ही कुछ और है, इसलिए क्वेश्चन ही आउट ऑफ द स्कोप है। और स्कोप से आउट क्यों है वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हम साइंटिफिक के रिसर्च में देखना चाह रहा था, तो पॉइंट रह तो नहीं गया जो कि नहीं, कोई नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर आ जाता है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग। अच्छा यार, यहाँ पे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग तो कह रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर कुछ और चीजें भी शामिल कर रहा है। सेक्शन 27 डील्स विद एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे एक्सपेंडिचर करोगे तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा, लेकिन कौन से वाले करोगे तो मैं अलाउ करूंगा। आपका मुलाजिम है, अगर आप अपने मुलाजिम के लिए, मुलाजिम के लिए या उसकी फैमिली के लिए जो उसके डिपेंडेंट है, उसके लिए कोई हॉस्पिटल या एजुकेशनल फैसिलिटी देते हैं ना, तो क्या फैसिलिटी बगैर खर्चे के आ जाती है? क्या फैसिलिटी बगैर खर्चा किए फैसिलिटी आ जाती है? गाड़ी की फैसिलिटी लेनी हो तो खर्चा नहीं आता, हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेनी हो तो खर्चा नहीं आएगा। तो इस पे वो कहते हैं जो खर्चा आएगा ना, आप अपनी इनकम में से माइनस कर।
लेकिन उसने कहा मेरी बात सुन लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ना नहीं मैं माइनस करने दूंगा। आप एक बिल्डिंग खड़ी कर दो हॉस्पिटल की और कहो जी कि मैं एम्प्लाई ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन में खर्चा ले लो, नहीं, कहते रेवेन्यू वाली मैं दे दूंगा, रेवेन्यू तो 1 साल के अंदर अंदर वाली बात, तो वहां वो वाला खर्चा होगा तो मैं आपको डिडक्शन अलाउ कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ नहीं करने दे रहा। फिर वो कहते हैं आप कोई इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ये तो एक बात खत्म होगी, नंबर 1 था ये बात। नंबर 2 कहता है इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उनको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, पाकिस्तान के अंदर, ठीक, और वो प्रोग्राम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो फिर आप जो खर्चा करोगे ट्रेनिंग के ऊपर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर, वो माइनस कर लो, डिडक्शन अलाउड है। अगर आप अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर खर्चा मैं नहीं मानूंगा, आपको खर्चा अलाउ नहीं करने दूंगा। फिर वो कहता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्करों से करवा रहा था, फिर कहते हैं आप एक तीसरा पॉइंट के भूल जाओ कि तीसरा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। और एक स्कीम आती है ट्रेनिंग वाली, आप उस स्कीम के तहत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ट्रेनिंग दे देते हो, और ये वाली स्कीम FBR ने अप्रूव की हुई है, तो इस पे जो खर्चा आएगा ना वो लाइक ये टैपटा वगैरह कर रहा होगा, वो हुनरमंदी दे रहे हैं ना, तो ऐसी स्कीम में FBR से अप्रूव करवा लेते हैं, जो भी उनको कमाई हो रही होगी वो अलाउ कर लेंगे। तो बात बन गई, 3 तरह का हो गया कि आप एजुकेशन फैसिलिटी या हॉस्पिटल फैसिलिटी देते हैं अपने मुलाजिम को या उसकी फैमिली को, तो जनाब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करवा लोगे। आप कोई इंडस्ट्रियल वर्कर को ट्रेनिंग देते हो और जिस अदारे के थ्रू देते हो वो अप्रूव्ड है किसी भी तरह की हुकूमत से, तो हो गया। और फिर की स्कीम है उसके मुताबिक आप देते हो, और वो स्कीम जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूव्ड है, तो जनाब फिर भी आपको अलाउ है। दिस सेक्शन इज अल्हम्दुलिल्लाह ओवर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इनमें से गुजर चुके हैं और बेहतर तरीके से गुजरे हैं। 28 प्रॉफिट ऑन डेट। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जहां पे भी इंटरेस्ट का वर्ड आएगा ना, उसका उसने सिनोनिम रखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट। तो प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में ये है कि एक बंदा कारोबार कर रहा है, कारोबार करते हैं जी लोग, या बंदा पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, वो जी कारोबार कर रहे हैं। कारोबार करते हुए उन्होंने बैंक से लोन लिया, लेते हैं जी बंदे बैंक से लोन कारोबार करने के लिए या नहीं लेते? जी लेते। तो क्या बैंक उनको फ्री देता है? देता है। और लोन लेके उन्होंने उसका इस्तेमाल बिजनेस के ऊपर किया, ओनली एंड एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो फिर जो प्रॉफिट ऑन डेट उन्होंने पे किया बैंक को, तो यहाँ पे वो डिडक्शन क्लेम कर, यहाँ पे वो डिडक्शन क्लेम कर जाएंगे, ये प्रॉफिट ऑन डेट। फिर वो कहता है कि क्या सिर्फ बंदे ही लोन लेते हैं? बैंक जो है, अगर बैंक के पास एक बंदा जाता है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुलवा लेता, उस पे उसको आप बैंक मुनाफा देता है कि नहीं देता? तो सेविंग वाला अकाउंट खुलवाते हो ना बैंक में जाके, खुलवाते हो ये नहीं खुलवाते यार? बंदे जाते हैं बैंक में खुलवा लेते हैं, बैंक उनको सेविंग अकाउंट पे मुनाफा पे करता है, वो मुनाफा जो पे कर रहा है वो भी प्रॉफिट ऑन डेट है। बैंक कब पे कर रहा है? जब बैंक वो प्रॉफिट ऑन डेट पे कर रहा होगा ना, तो बैंक की भी तो कोई इनकम स्टेटमेंट बनेगी, वो भी तो अपना मुनाफा कैलकुलेट करता होगा। तो जब बैंक अपना मुनाफा, अपनी इनकम, अपनी कमाई कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसने सर्विसेज दी, पैसा आया,
तो सर्विसेज के साथ साथ उसने कुछ खर्चे भी किए। तो कहते हैं कि जो ये वाला उसने एक बंदे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करने की वजह से पैसा दिया ना, वो अपना प्रॉफिट ऑन डेट डिडक्शन क्लेम करते हैं। मैं अलाउ करता हूँ। और भी कुछ कहता है, एक वो बात ये वाली भी होती है कि देखो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनीज कहाँ से पैसा आता है? उनके पास पैसा आता है, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उधार लिया होता है। कहाँ से लिया होता है? हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाती हैं कि जनाब हमने लोगों को देना है लोन। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या मुफ्त में पैसा देता है HBFC को? ये चार्ज करता है। तो ये जो प्रॉफिट ऑन डेट पे कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, इंटरेस्ट कह लो, इंटरेस्ट जो पे कर रहा है, ये जब अपना बनाएगा ना इनकम स्टेटमेंट, अपनी कमाई का खाता बनाएगा, तो वहां पे जो उसने SBP को पे किया होगा ना, वो कर लेगा। अच्छा, और कौन सा हो सकता है? फिर बात आ गई जी, क्या लोग लीज पे एसेट लेते हैं? लेते हैं। लीज पे एसेट लेके लोग पे करते हैं लीज रेंटल। तो कहते हैं जो लीज रेंटल आप पे कर रहे हैं ना, किसी ऐसे अदारे का कर रहे हो जो कि अप्रूव्ड है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो लीजिंग कंपनी है, या कोई इस तरह का और अदारा है जिसको ऑथराइज किया गया है कि आप लीज का काम कर लें। ठीक, तो उसको जो लीज रेंटल पे करोगे ना, कर लो क्लेम। ठीक है, फिर और क्या कहते हैं? फिर वो कहते हैं कि लीजिंग की भी एक ना नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कंपनी है, नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉर्पोरेशन। ये पैसा भी लेने के लिए अब जाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। सही, तो जनाब ये भी जो इसको प्रॉफिट ऑन डेट पे करेगी ना, वो भी क्लेम कर सकती है अपने डिडक्शन को। और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक होते हैं, छोटे छोटे SME बैंक जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक, SME भी जो पैसे लेते हैं वो स्टेट बैंक से कर लेते हैं और स्टेट बैंक को सूद पे करते हैं, तो ये भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ वही है कि कहते हैं कि अप्रूव्ड का मतलब होगा कि अप्रूव्ड फ्रॉम बोर्ड, ये याद रखिएगा। अच्छा यार, टाइम क्या हुआ है? 8:30। अभी हम 5 मिनट और ले लें, हम एक सेक्शन और कर लेते हैं, और वो है जी बैड डेट्स। बैड मीन बुरे, डेट्स मीन उधार, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स होते क्या हैं? अगर तो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द बैड डेट्स, बट इफ यू आर नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू पीपल। या फिर भी आपको पता है बैड डेट्स का? जिनकी रिकवरी मुश्किल। एग्जैक्टली। देखो, आप सेल करते हो, सेल क्या सिर्फ आप नकद करते हो? उधार कभी सेल नहीं की, कभी नहीं की उधार सेल। जनाब जो कारोबार चलते हैं वो ज्यादातर करते ही उधार, नकद जो है वो बेचारा वैसे ही बैठा रहता है। सही, बड़े कारोबार उधार बड़े चलते हैं। तो जनाब जब आप उधार देते हो तो क्या सारे के सारे वापस आ जाते हैं? सारे पैसे लेके आ जाते हैं, जनाब ये ले, आपने हमें उधार दिया था, ये ले लें जी, मैं वापस करने आ गया। ऐसा नहीं होता, उधार बैड हो जाते हैं। जो उधार बैड हो जाते हैं उसे कहते हैं बैड डेट्स। उधार बैड हो गए जिसकी उम्मीद नहीं रही वापस आने की, वो क्या हो जाते हैं? बैड डेट्स। अभी आ जाओ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, वो क्या कहता है कि मैं किसे मानूंगा, क्योंकि ये अब हम जा रहे हैं बैड डेट एक्सपेंस क्लेम करने। एक्सपेंस क्लेम करने की हमारी कमाई कम कर, हम वो करने जा रहे हैं। कहते हैं पहली बात मेरी सुनो, क्या कमाई तुमने शामिल की हुई है? सेल्स या उधार करके जो जहां यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 10 लाख, क्या इस 10 लाख के अंदर ये उधार वाली सेल शामिल है? पहली बात बताओ कि अगर शामिल है ना तो फिर मैं एक्सपेंस अलाउ करूंगा, अगर शामिल ही नहीं है इसके अंदर तो मैं क्यों करूं? तो ये बात तो जो उन्होंने कारोबार कर रहे थे उन्होंने कहा ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, अगर हमने कमाई में शामिल किया है तो फिर एक्सपेंस अलाउ करवाएंगे ना,
अगर कमाई में शामिल ही नहीं है तो एक्सपेंस कैसे अलाउ करेंगे? उसने कहा अच्छा चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उधार दे रहे होते हैं, सेल करके उधार नहीं दे रहे होते। ये कौन आ गया जी जो सेल करके उधार नहीं दे रहा होता? बैंक होता है, लोन देता है, वो सेल तो नहीं कर रहा होता। कहते हैं अगर बैंक लोन दे रहा है और इसको उम्मीद है कि मुझे यहां से कमाई आनी है, हालांकि लोन देकर उसने कमाई लिखी नहीं, लेकिन उसको उम्मीद है कि आनी है, तो उसका जिसको दिया वो बात क्या है? लोन लेने वाला। तो क्या ये सारे का सारा वो एक्सपेंस क्लेम नहीं करेगा अपनी कमाई के अगेंस्ट? करेगा। उसने कहा ये दो चीजें देखो। फिर ये वाली अगर कमाई में शामिल है और बैंक है, तो बैंक की सूरत में अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि आ जाओ बैड डेट ले लो। लेकिन आने से पहले ये बताओ क्या तुमने कोशिश की है वापस लेने की? तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुमने कोशिशें की हैं। तुमने बार बार बंदा फैक्ट्री के ऊपर भेजा है, जब वो नहीं मिला तो तुमने कोई छोटी मोटी FIR भी करवाई है, और तुम आगे उसको उधार नहीं दे रहे। ये सारे सबूत तुम मुझे दोगे तो फिर मैं कहूंगा कि आप बैड डेट एक्सपेंस क्लेम कर। जी बैड डेट की समझ आ गई? अच्छा कहते बैड डेट आप क्लेम कर लो, FIR कहते क्लेम कर लो। बंदा कहते जी मैंने जी जो ये वाला बंदा है ना, इससे मैंने 20,000 लेना था, ये नहीं आ रहा। FIR कहते आराम करो, ऐसे नहीं खुली मैं तुम्हें, तुम क्लेम कर लो, तुमने बैड डेट क्लेम की है, कर लो, ये तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन हमारा भी तजुर्बा है कि ये इतना होता ही नहीं है। जितनी तुमने सेल की इसमें तो 20,000 तो हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ 10,000। तो ये जो अलाउ करेगा वो यहाँ पे बैड डेट अलाउड हो जाएंगे, इसके क्लेम में से 10,000 माइनस कर दिया जाएगा। यही था बैड डेट एक्सपेंस। बात यहाँ खत्म हो जाती है। सम टाइम कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो कहते हैं यार कोरोना था, मेरा कारोबार नहीं चल रहा था, लोग तंग कर रहे थे, मैं घर बंद करके चला गया था, गाँव चला गया था, हालात बेहतर हुए, मैं वापस आ गया। यार माइंड नहीं करना, मैं कुछ दिनों बाद आगे पैसे दे रहा हूँ, कारोबार चल पड़ा है, उसमें मुसीबत थी तो लोग तो समझ नहीं रहे थे, लेकिन मैं बंदा ठीक हूँ, मैं माड़ा बंदा नहीं। कारोबार वाले कहते वैसे भी मरे हुए थे, चलो ठीक है दे देना। वो अगले साल अगला टैक्स ईयर शुरू हुआ, एक साल में तो आपने क्लेम कर लिया ना 10,000 रुपया, अगला साल हुआ वो आ गया जी 15,000 रुपया लेके, लो 15,000 रुपया लेके आ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा जी? आपने 20 का 20 हाँ 20 का 20 का नहीं 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 ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा। नहीं 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 नहीं, फिर ये देखा जाएगा कि कितना उसने क्लेम आपको अलाउ कर दिया। 10,000, आपके पास 15 आ गया, ठीक है, तो आप वहां पे कितना कर चुके हो? 10 का तो आपने फायदा ले लिया, तो जितना फायदा रहता था ना वो एडजस्टमेंट उसकी एडजस्टमेंट की जाए। लाइक में 15 है ना, तो 5 का अभी भी आपको लॉस हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे 5 का लॉस नहीं हो रहा, उसका 10 का तो आप फायदा ले चुके हो, तो आप 5 वापिस करोगे FIR। 5 क्या करोगे? वापिस करोगे FIR। देखो 10 आपने FIR से फायदा ले लिया, 15 उस बंदे ने दे दिया, तो आप तो 25,000 का फायदा ले गए हो यार, आप तो 25 का बेनिफिट नहीं ले गए। तो क्या है FIR इतना ही अंदर गया, 15 उधर से ले लो, 10 मुझसे ले लो, तो कहे 5,000 आप इधर आके ना वापिस कर। अब बात दूसरी तरफ फेर, बंदा आया, उसने कहा यार मारना मार लो, जो करना कर, 20,000 देना था मैंने, 5,000 है मुकम्मल कर, यही कहूँगा। आप कहते हैं यार ठीक है, आ गया यही, जो 5 मार ही गया था ना, चलो 5 आ गए दे देना। अब बताओ अब वहां पे ऐड होगा क्या होगा? नहीं आप पता क्या होगा? आप FIR के पास जाओगे, FIR साहब देखो मैंने आपको कहा था कि मेरा 20 का नुकसान है, ठीक है, आपने मुझे 10 का दे दिया था, अलाउ कर दिया था, मेरा अब भी 10 रहता है, लेकिन जनाब मैंने कोशिशें की हैं, ये 5 लेके आ गया, अब भी मेरा 5 रहता है। अब तो मान लो 5,
अब तो बात पक्की हो गई है, FDR मान ले। तो ये बस कानूनी तौर पे मैंने बता दिया, माने ना माने लेकिन कानून ये कहता है। सही होगी बात समझ आ गई। तो 35 हो गए जी, हाँ 31 हुए हैं। क्वेश्चन पूछो जी। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बता दिए। नहीं पहले उनको पूछ लो यार, मैं ठहरो कोई और चीज। हाँ यार यहाँ पे 29A दरम्यान में ये वाला कर दो। प्रोविजन जो है ना जो है नॉन परफॉर्मिंग कंज्यूमर लोन्स, हाँ स्पेकुलेशन को एंड पे कर लेंगे, वो किया भी हुआ है। हाँ बिल्कुल, चलो स्पेकुलेशन भी कर लेते हैं और साथ में 29A कर लेते हैं। 29 में वो कहता है प्रोविजन रिगार्डिंग कंज्यूमर लोन्स। कहता है कि जो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनीज कि वो अपने जो उनके बैड डेट्स होते हैं ना उनको एडजस्ट करने के लिए अपनी कमाई का 3% तक जो है ना वो रिजर्व क्रिएट कर लिया है। 3% लिख लो, 3% अपनी कमाई का 3% जो है वो रिजर्व क्रिएट कर लिए करें कि जो कंज्यूमर लोन परफॉर्म नहीं करेंगे उनको डील करने के लिए। अभी कंज्यूमर लोन कौन है? ऐसे लोन जो गर्जदारी के लिए दिए जाते हैं, डे टू डे गुजारा करने के लिए दिए जाते हैं। अगर वो वाले लोन ये लोग दे रहे हैं तो इनको ये है कि जो अपनी कमाई का 3% जो है वो रिजर्व बना लें कि बैड डेट्स होंगे। अब बैड डेट हो गए, उनका मुकाबला किया जाएगा कि रिजर्व में क्या पड़ा। लाइक रिजर्व में पड़ा है 30,000, बैड डेट हो गए 33,000, जो 3,000 है वो इसको एडजस्ट नहीं हो सका, वो अगले साल ठीक। और अगर ये एडजस्ट हो गया है लाइक 28, तो रिजर्व जो है वो 2,000 का सिर्फ रह जाएगा, बाकी कंज्यूम हो चुका होगा, अगले साल फिर रिजर्व बढ़ जाएगा। तो ये था 29 में। अब आ जाते हैं 19 पे जो कि हमें नवाज ने याद करना। यार हमने पढ़ा हुआ है कि एक है स्पेकुलेशन बिजनेस और एक है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो ना स्पेकुलेशन के अलावा जितने भी बिजनेस हैं वो कौन से हैं? नॉन स्पेकुलेशन। ये सारा हम वही पढ़ रहे थे। एक होता है स्पेकुलेशन, ये मैंने पहले भी बताया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम पढ़ के आए थे, मेरे ख्याल से जब लॉसेस को पढ़ रहे थे ना 57 या 58 सेक्शन को, उस वक्त हमने इसको पढ़ा था कि स्पेकुलेशन के लॉसेस भी स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो गए। उस वक्त भी मैंने बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर और सेलर के दरमियान होता है, कमोडिटी जो स्टॉक और शेयर्स वगैरह के लिए होता है। आप बगैर डिलीवरी लिए आप बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे बिजनेस को क्या कहा जाता है? स्पेकुलेशन बिजनेस। कहता है कि इस तरह का जो भी कारोबार होगा वो स्पेकुलेशन होगा। कहता है कि नहीं, ये याद रखना, कुछ लोग कमोडिटी की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आती है उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए जो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको मैं स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं कहूँगा। जो प्राइस की फ्लक्चुएशन को बचने के लिए इस तरह का काम करते हैं मैं उनको नहीं कहूँगा। फिर कहता है कि कुछ जो है वो जॉबिंग का काम कर रहे होते हैं, आर्बिट्रेशन का काम कर रहे हैं। अब ये होता है कि वो करते हैं कि एक मार्केट में प्राइस ज्यादा है शेयर की, दूसरे प्राइस डॉलर की, चलो कर लो, डॉलर यहाँ पे इतने का मिल रहा है, यहाँ पे कम का मिल रहा है, दोनों के जो डिफरेंस है उसका फायदा उठाने के लिए कारोबार कर रहे हो। तो ऐसे बंदे जो प्राइस की फ्लक्चुएशन को इस तरह डील करने के लिए कर रहे हो उनको भी मैं स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं लेके आऊंगा। फिर कहता है कि ऐसा बंदा जिसने कोई डिलीवरी देनी है गुड्स की आने वाले दिनों में, तो वो उस डिलीवरी को मीट करने के लिए आज कुछ इस तरह की सेटिंग कर लेता है। तो जो आज इस तरह की सेटिंग करेगा अपने उस ऑर्डर को मीट करने के लिए, ऐसे बंदे को भी मैं क्या कहूंगा? स्पेकुलेशन के बिजनेस में नहीं है। 3 तरह के नहीं है। बाकी जो भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं बगैर डिलीवरी दिए हुए मुआहदा कर लेते हैं, ठीक है,
तो वो कौन से बिजनेस में आ जाएंगे, स्पेकुलेशन में आ जाएंगे, और कमोडिटी में क्या इंक्लूड है, शेयर्स है, स्टॉक है, ये आ जाता है इसके अंदर। तो आई होप कि अब हमारा 29 तक ए तक तो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी हम सारा कंप्लीट कर चुके, 11 सेक्शन टोटल रह गए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ऐसे हैं जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक हमने उसको कंप्लीट कर लिया। होपफुली कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट कर लेने, तो इस वीक में पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ वी शुड मूव टूवर्ड्स द Zoom aspirants so that they may ask the question. जी Zoom, the pupil, the student who are available on the Zoom, they are encouraged to ask the questions. They are performing well. Thank you very much. So, हाँ इंशाल्लाह उसका भी हम कुछ मैनेज करते हैं आप, और उसके लिए मैं कोई लिंक वगैरह भी ढूंढ के आप लोगों को देता हूँ, और सर को भी कहता हूँ कि जरा आ जाए अभी। अच्छा जी, तो दैट्स इट। So thank you very much for your patience listening. कल जो 9:15 था, आज हम 3 मिनट पहले फिर काम खत्म कर लेते हैं। 3 मिनट क्या, हम क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनसे क्वेश्चन और आंसर कर लेते हैं और इनसे गपशप कर लेते हैं। So for you people, please permit us to leave the meeting. With your permission, we are leaving the meeting. Thank you very much. कर दें इसको। See you tomorrow. एग्जाम्पशंस के अंदर जो था ट्रेनिंग में Recording stop. कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं वो मोटा के हम कर सकते हैं। आउटलाइन जो लिखो है कि आईक्यू कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं इसको नहीं करें। एम्प्लॉय ट्रेनिंग के अंदर जो कैपिटल नेचर के